जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो 10th तक बहुत ही सुपर लेवल पे होंगे, अपने स्कूल में टॉप कर रहे होंगे, कोचिंग में जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे अच्छे नंबर लेके आ रहे होंगे, बट ये 11th में हुआ क्या और ऐसा मतलब कैसे फिर अब ऐसा करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग नीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जितने भी 11th क्लास में आते हैं, 11th क्लास के जो साइंस वाले लोग होते हैं, चाहे वो PCM हो चाहे PCB हो, भैया वो सब लोग ही परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एक बेसिक सी चीज होती है, वो है सर अभी भी पॉसिबल है, ये कैसे सर, साल भर, हाँ 7-8 महीने तो हमने वेस्ट कर दी, अब कैसे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि बेटा अभी भी हमारे पास। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो अब 11th 12th की तरफ जाता हुआ साल बदला है और तुम भी बदल चुके हो। मौसम भी बिगड़ता हुआ, घर वालों का, अपने आप से भी प्रेशर, आस पड़ोस दोस्तों का भी प्रेशर कि यार 11th ऐसा हो गया है, उसमें ऐसी पढ़ाई नहीं हुई, इस तरह से नहीं हुआ। अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो जाता है कि यार अब इस साल ही है जो मेजर काम करना है और अगले साल मतलब 2027 में आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है। तो भाई क्या चेंज करें और कैसे करें? मतलब जिन लोगों को लगता है कि यार सर खुद के ऊपर, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो 10th तक बहुत ही सुपर लेवल पे होंगे, अपने स्कूल में टॉप कर रहे होंगे, कोचिंग में जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां पे अच्छे नंबर लेके आ रहे होंगे, बट ये 11th में हुआ क्या और ऐसा मतलब कैसे फिर अब ऐसा करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग नीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डाउट जो क्रिएट हो रहा है तुम्हारे अंदर, बेटा वो सारी चीजें अभी डिस्कस करते। खासकर तुमसे मैं इसीलिए बात करने आया हूं, जो बच्चे भी जो इस तरह के सेल्फ डाउट में पड़े हुए हैं कि यार 11 डूब गया तो 12 तो पक्का ही डूब जाएगा, ऐसा आज इस डिस्कशन को ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-15 मिनट के अंदर आप सुनना और ट्राई करना कि जो बातें मैं बता रहा हूं, जो प्लान मैं बता रहा हूं, प्लीज उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा फॉलो करो, सो दैट कि आपका 11th भी अच्छा हो और 11th थोड़ा अच्छा होगा शुरुआत में, और जैसे ही 11th थोड़ा अच्छा होगा कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप अच्छे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और भैया फिर 12th में पहुंचेंगे और 12th में तो फोड़ फाड़ देंगे। ठीक है, तुम्हें सबसे पहली चीज, एक चीज दिमाग में क्लियर रख लो, तुम ही अकेले नहीं हो। सबसे पहली बात यह दिमाग में रखना कि यू आर नॉट एलोन। आप इस जगह पर, इस कंडीशन में आप ही अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग, भाई साहब बहुत सारे बच्चे, मतलब आज के टाइम पे बोल सकता हूं कि भाई जितने भी 11th क्लास में आते हैं, 11th क्लास के जो साइंस वाले लोग होते हैं, चाहे वो PCM हो चाहे PCB हो, भैया वो सब लोग ही परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एक बेसिक सी चीज होती है, वो है 10th और 11th के बीच का सिलेबस का गैप। और वो सिलेबस का गैप शायद आप मेंटली प्रिपेयर होके नहीं आते हो, आपको ये लगता है कि अरे 10th टाइप ही होगा, जहां ज्यादा क्या होगा, 11th में ये कर लेंगे। बेटा यहां पर एक चीज रियलाइज होती है अगले 6 महीने के अंदर कि बेटा साइंस जो है इतनी आसान भी नहीं है, बिना प्रैक्टिस के आसान तो नहीं बनेगी। सच्चाई यही है। बहुत सारे लोग खुद से कमेंट सेक्शन में कबूल भी कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये होगा कि आपने सबसे पहली चीज इसको लाइटली लिया। आपने ये सोचा कि सर 10th जैसे किया था, 10th में 10 दिन पढ़ा था, अच्छे मार्क्स आ गए, 10 दिन में मैथ खत्म, 10 दिन में साइंस खत्म, ये खत्म वो खत्म, भाई साहब एकदम भौकाल मचा दिया, घर वालों से इज्जत मिली। यहां तो भैया उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी कोई इज्जत नहीं, ना क्लास में टीचर इज्जत दे रहा है, ना पड़ोस वाला इज्जत दे रहा है, ना घर वाले इज्जत दे रहे। अब तो घर में हाँ घर के आसपास के कुत्ते भी इज्जत नहीं दे रहे यार अपने को। ठीक है, ऐसा फील होने लगता है। क्यों? उसका रीजन, पहला रीजन यही है कि आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया 11th क्लास को। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं है, इसीलिए पहली बात तो ये सोचना मत शुरू करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सबके साथ होता है, मोस्ट ऑफ द लोग के साथ होता है। रीजन वही है कि आप 10th के माइंडसेट से 11th में घुस जाते हो, और 10th के माइंडसेट से जब 11th में आते हो तो वहां पर आप एक्सेप्ट नहीं करते कि टीचर पढ़ा रहा है तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। नहीं नहीं यार, हम तो भैया एक पाइथागोरस थ्योरम पे पूरा चैप्टर, हाँ पूरा चैप्टर कर जाते थे सर। और यहाँ तो भैया पाइथागोरस थ्योरम छोड़ो, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, फिजिक्स में अलग चल रहा है, केमिस्ट्री में अलग चल रहा है, बायो में अलग चल रहा है, बॉटनी जूलॉजी सब परेशान कर रहे हैं। बेटा इसका सबसे पहला आप अपने मन से ये निकाल दो कि आप ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। सबसे पहली बात, पहले तो मेंटली ये फ्री हो जाओ। दूसरी बात मैं जो आपसे करने वाला हूं, क्या अभी भी पॉसिबल है? क्या अभी भी पॉसिबल है? सर आपके मन में ये क्वेश्चन अगर आ रहा है, सबसे बड़ी बात
कि बेटा पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे मन में ये ठान रहा है, तुम कहीं ना कहीं अपने मन से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मन कहीं ना कहीं ये जानता है कि तुम कर सकते हो, अभी भी ये पॉसिबल है। ये क्वेश्चन आना ये अपने आप में एक प्रूफ है कि तुम अभी भी सोच सकते हो, और जब सोच सकते हो तो कर भी सकते हो भाई, अभी भी पॉसिबल है। सर सच बता रहा हूं, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं भैया उनके लिए ये देख लो, अभी भी पॉसिबल है। सर अभी भी पॉसिबल है, ये कैसे? सर साल भर, हाँ 7-8 महीने तो हमने वेस्ट कर दिए, अब कैसे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि बेटा अभी भी हमारे पास टाइम है। हम लोग अभी मिड ऑफ जनवरी में हैं, मिड ऑफ जनवरी में हैं। सर मिड जनवरी से लेकर अभी हमारे पास 31 मार्च तक टाइम है। क्लास 12 मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 31 मार्च के बाद ही या उसके आसपास स्टार्ट होती है, तो हम लोग मान के चल रहे कि अभी भी टाइम है। टाइम अपने पास देखोगे तो सर मिनिमम 2 मंथ तो है, मिनिमम 2 महीने तो है ही है, मिनिमम 2 मंथ्स तो है ही है। तो भैया मैं तो ये बोलूंगा अभी मिनिमम 2 महीने हैं, 60 दिन तो मिनिमम है ही है। बेटा अब टाइम भी बता दिया, अभी भी पॉसिबल है। पहला चीज पॉसिबिलिटी में टाइम, यस टाइम पॉसिबल है। दूसरी चीज सर टाइम पॉसिबल है तो चलो, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं। क्या इन 60 दिनों के अंदर, क्या इन 60 दिनों के अंदर केमिस्ट्री का भैया क्या हाल होगा? सर क्या केमिस्ट्री रिवीजन हो पाएगी, केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगी? सर स्ट्रांग, ये भी क्वेश्चन आता है ना, तुम्हारे ही क्वेश्चन तुम्हारे ही जवाब दिल रहे हैं, हाँ तुम्हारी स्ट्रांग हो पाएगी सर केमिस्ट्री? सर आंसर यस। करना क्या है 60 दिनों में? हाँ भाई साहब, तो सर जो पहले से पढ़ रहे हो बेवकूफ है? नहीं, वो तुम्हारे ऑब्वियस है, तुम दौड़ोगे, वो चल रहे, वो आराम आराम से आ रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत से आ रहे हैं। जो लोग शुरू से आ रहे हैं अच्छे से ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, वो अपना आराम आराम से आ रहे हैं। तुम कैसे स्ट्रांग हो पाएगी? तो सर यहां से अब स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। पॉसिबल तो है, अभी भी मैंने क्या बोला, अभी भी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि टाइम है, और टाइम है ऑब्वियस स्ट्रांग हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन करना क्या है? तो भैया करना कुछ नहीं है, जो टीचर्स बता रहे हो बात माननी है, जो पढ़ा रहे हो पढ़ना है, जो बोल रहे हो वो अटेम्प्ट करना है। सर यही तो नहीं किया है, तो बेटा अब ये सेम गलती अगर आप फिर से कर रहे हो, अगर आप सेम मिस्टेक जो भैया 2025 में करी उसी मिस्टेक को 2026 में करो और बोलो कि सर रिजल्ट अलग क्यों नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने जब तक एफर्ट्स को चेंज नहीं करोगे, अपने एफर्ट्स को डबल ट्रिपल नहीं करोगे, अपनी डायरेक्शन को सही नहीं करोगे, अपनी एग्जीक्यूशन को सही नहीं करोगे, सच्चाई ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों चीजें चेंज करोगे, सच बता रहा हूं, अगर आप तीनों चीजें चेंज करते हो, अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हो भाई साहब, अपनी डायरेक्शन को सही करते हो, और डायरेक्शन एफर्ट्स एंड सर एक चीज और जो आप लोग जानते हो, रिवीजन एंड टेस्ट को, इन 3 चीजों को अगर सही कर लो, एफर्ट्स बढ़ा दो, डायरेक्शन बढ़ा दो, रिवीजन और टेस्ट बढ़ा दो, सर ये ज्यादा करना है, ये ज्यादा करना है, ये ज्यादा करना है। अब ये कैसे करेंगे वो सब हम आपको बताएंगे। पहला काम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। 11th क्लास में भैया सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब करता है, सच्चाई यही है, फिजिकल केमिस्ट्री। पहली बात, हाँ सर पहला ही चैप्टर आता है एकदम, मतलब समझिए कि जितना साइंस नहीं पढ़ा हम लोगों ने 10th में, उतना एक चैप्टर निकाल देता है। जब तक अभी हम सोच रहे होते फिजिक्स में बेसिक मैथ चल रहा होता है, तब तक हम लोग आराम से, हमको लगता है कि अरे ठीक ही तो है, करा रहे। ये भैया चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर का मतलब बोल सकते हैं 2-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का मास्टर है ये चैप्टर। इसको इसीलिए इसको, हाँ एनसीईआरटी ने इसका नाम ही दे रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब यही है कि बेटा ये 2-4 चैप्टर्स को मिला के, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, और ये हर एक जगह अब यूज होते हैं, हर एक चैप्टर में यूज होगा। टिल योर सिलेक्शन, टिल योर एग्जाम, भैया ये चैप्टर हर एक जगह घुसता जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हर एक जगह आएगा, वो तुमसे पूछेगा नहीं, हर एक जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ इसमें से कोई थ्योरी वाला पोर्शन है तो उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इस चैप्टर को करने के बाद आप भैया इसके बाद अगर देखेंगे तो आप थर्मोडायनेमिक्स पे डायरेक्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सर थर्मोडायनेमिक्स पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं सर, आप इसके बाद
अगर जैसे छोटा सा चैप्टर स्कूल वाला है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें छोटा सा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसको करने के बाद इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में दो ही चीजें तो मेजर हैं, कौन सी सर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और बैलेंसिंग करना। रेडॉक्स रिएक्शन में दो ही चीजें सही होती हैं, दो ही चीजें पूछी जाती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और बैलेंसिंग कर दो। सर दो चीजें 2 दिन में खत्म। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो तुम्हें यूज होने वाला है सर वो वाला पोर्शन देख लो। थर्मोडायनेमिक्स देखोगे बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बेटा ये देख लो। एंड द लास्ट चैप्टर जो कि इक्विलिब्रियम है, ये भैया आप आराम से करिए, लेकिन पहले ऊपर के 4 चैप्टर जरूर मजबूत कीजिए, क्योंकि वो मजबूत हो गए ना बेटा, वो मजबूत हो गए तो भैया बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बेटा क्वांटम नंबर निकलता है लास्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वांटम नंबर निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, और इन्हीं 2 चीजों का यूज करके आपको भी पता है कि सर आपका क्या स्टार्ट हो जाता है। ये जो चीजें होती हैं ये स्टार्ट करती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा 11th क्लास में 2 चैप्टर कौन कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग। बेटा ये दोनों चैप्टर इनऑर्गेनिक के सबसे बेसिक चैप्टर हैं। अगर आप चाहते हो इनको स्ट्रॉन्ग करना, ये इसके लिए इधर से ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये वाला पोर्शन इधर पढ़ो चाहे इधर पढ़ो, दोनों साइड से इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग। पहले मैं बात कर रहा था फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले मूल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर मूल कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। अगर चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी साथ में करिए। मैं तो बोलूंगा कि आप इस जो एनसीईआरटी का फ्लो है उसी को मेंटेन कीजिए। हाँ यार नहीं पता चला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही पहले रख देता हूं। पता चला बोले सर आपने थर्मोडायनेमिक्स पहले बोला था ना, भाई साहब तू ले ले, ये ले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एनसीईआरटी के फ्लो को ही मेंटेन करो, एनसीईआरटी के फ्लो को ही मेंटेन कर दो, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स आप पहले ये 4 चैप्टर अच्छे से कीजिए, और उन 4 चैप्टर्स के बाद सबसे लास्ट में इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम अच्छा चैप्टर है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन भैया पहले ये 4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको फिजिकल के। ये 4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए तो 5वां चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 पार्ट टूटा हुआ है। फिजिकल इक्विलिब्रियम अलग होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम 4 अलग होता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम अलग होता है। तो फिजिकल, केमिकल, आयनिक, ये 3 चीजें अलग अलग होती हैं। तो आप बहुत आसान से कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जो बैच में कराया जा रहा है या कराया जाएगा उसको प्लीज अच्छे से, मतलब होता है ना, पहले ये फ्लो बना लीजिएगा। आप फिजिकल कर रहे हैं, अब 11th आपका बीत रहा है, तो पहले आप 11th में अगर फिजिकल कंप्लीट कर रहे हैं तो फिजिकल में सबसे ज्यादा चैप्टर हैं, आप पहले उसको निपटा दीजिए। फिर बात करता हूं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में बेटा ये दोनों चैप्टर मतलब मस्ट डू वाले चैप्टर्स हैं। इनके मेजर कॉन्सेप्ट, चाहे एमओटी हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो, चाहे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो, ये सब मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हर एक चैप्टर में यूज होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको आता है तो 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक बहुत आसानी से कर पाएंगे। सर याद रखिएगा डी एंड एफ ब्लॉक बहुत आसानी से हो पाएगा। सर ये दोनों मतलब 5 और 2 7 चैप्टर्स आपके पास हैं। इनऑर्गेनिक के ये 2 चैप्टर्स बेटा बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसी का अपर लेवल आएगा आपका 12th में। फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा मैं बोल सकता हूं कि 12th क्लास का सिर्फ एक चैप्टर होगा जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई वहां पर थोड़ा ट्विस्ट है। अदरवाइज फिजिकल केमिस्ट्री जो सबसे खतरनाक चीज थी आपकी लाइफ की वो सिर्फ 11th में है, इसीलिए 11th में इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। 12th में भैया आपको सच बता रहा हूं, 11th अभी टाइम है, 2.5 months है, बार बार बोल रहा हूं 60 डेज तो मिनिमम है। 60 डेज में बेटा पूरा जो चैप्टर कराया जा रहा है उसके डीपीपी, उसके क्लास नोट्स, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्लास नोट्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट नोट्स ही बनाने बट अच्छे से बनाने। इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज। ऑर्गेनिक की बात करें तो बेटा ऑर्गेनिक में देखोगे ना तो ऑर्गेनिक 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो भैया बेसिक होती है। बेसिक मतलब एकदम भैया आप एनसीईआरटी देखोगे वहां पर लिखेगा सम बेसिक प्रिंसिपल्स, और बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब ही यही है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। सर बेसिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। भैया नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? सर क्लास में देख लो। आइसोमेरिज्म,
ट्राई करो आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा आपको मैं सच बता रहा हूं, ये 2-3 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो भैया सच बता रहा हूं 11th क्लास में आपने ये 3 टॉपिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली भाई साहब, इसके बाद रिएक्शन चालू होता है और वो रिएक्शन बेटा अभी से चालू होगा 12th तक चलता चला जाएगा। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस, ओनली एनसीईआरटी की रिएक्शंस भी अगर आपको याद हो गई तो बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है 12th में जाने के लिए, और मोर देन सफिशिएंट है। ये 3 टॉपिक्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। 3 टॉपिक्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। फिजिकल में बेटा 11th क्लास का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत सारे लोग जो लोग भी बैच से फॉलो कर रहे हैं, बैच से करते रहिए। जहां भी आप पढ़ रहे हैं अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी चीजों को चेंज कीजिए। मैंने आपको 3 चीजों के लिए बोला है कि बेटा अगर आप पहले से कर रहे हैं तो एफर्ट्स बदलिए, थोड़ा ज्यादा कीजिए, एफर्ट्स को डबल ट्रिपल कीजिए, डायरेक्शन को जितना हो सकता है डायरेक्शन चेंज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं मतलब होता है ना कि सुबह पढ़ पा रहा हूं, शाम को पढ़ पा रहा हूं, जहां जिस टाइम पर पढ़ पा रहे हैं आप, जिस टाइम पर भी आपकी पढ़ाई हो रही है, प्लीज उस टाइम पर अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट लगाइए, डायरेक्शन दीजिए। रिवीजन और टेस्ट करना ही करना है। जो लोग सोच रहे हैं कि सर इस टाइम पर, याद रखिएगा सर शॉर्ट नोट्स, यस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्लास क्वेश्चंस, यस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं प्लीज उनको हर एक टीचर अपने हिसाब से वो हैंड पिक करके लाता है कि यार ये बेसिक क्वेश्चन तो बच्चे को करने ही करने हैं। शॉर्ट नोट बनाइए, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि अब स्कूल के एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा नोट्स बनाने चलेंगे तो टाइम इतना नहीं बचा है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्लास के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, प्लस आपको जो डीपीपी में दिया जाएगा, जो भी डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे, सर डीपीपी के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें, डीपीपी के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें। एनसीईआरटी की रीडिंग आप अगर कर सकते हैं तो एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें। अगर इसके बाद अगर टाइम मिल पाता है, सर इसके बाद अगर टाइम मिल पाता है तो नीट के पीवाईक्यूज, उस चैप्टर के आए हुए पीवाईक्यूज जरूर करें। मेरी तरफ से पूछोगे तो ये 5 चीजें आप अगले 60 डेज के लिए तैयार हो जाइए भाई साहब। जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, चाहे बीच में कुछ भी हो, इन 5 चीजों को बार बार हर एक चैप्टर के लिए कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट होगा भैया। अभी भी लेट नहीं हुआ है, बस कुछ चीजों को बार बार बोल रहा हूं कि एफर्ट्स बदलने हैं बेटा। अगर आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं तो उसको ज्यादा करो, एफर्ट्स इंक्रीज करने हैं, जितने हो सकते हैं इंक्रीज करो भैया। अपने जो भी आप मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन सर अलाइन करो किधर की तरफ। सर अब ये नहीं कि घर में नॉर्थ साउथ खोज रहे हैं, नॉर्थ साउथ नहीं, डायरेक्शन का मतलब कि भाई साहब आपको पता है कि मोबाइल मतलब एक रील भी गलती से खोल देता हूं तो 100 रील में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1 सेकंड के लिए मोबाइल छू लेता हूं तो पता नहीं चलता। सुबह उठते टाइम मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उसको जितना हो सकता है उस डायरेक्शन को सही करो। रीजन क्या है बेटा, अगर आप वही गलती फिर से करोगे कि सर एक बार एक रील देख लेता हूं, बेटा आज के टाइम पे ना, हाँ मतलब मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े नशे में से एक है डिजिटल नशा। मतलब अलग ही लेवल पे ये हमें डोपामाइन रिलीज कराता है। मतलब रील्स देखने का, मतलब शॉर्ट्स देखने का ये जो आइडिया आता है ना बेटा, इसको थोड़ा सा टाइम, ऐसा नहीं देखो, इंटरटेनमेंट जरूरी है करो, बट उसका टाइम फिक्स कर लो कि यार 7 से 8 में इंटरटेनमेंट देखूंगा, रात में पूरा काम होमवर्क कंप्लीट करके देखूंगा। मतलब अपने आप को डायरेक्शन को सही करो बेटा, एफर्ट्स इंक्रीज करने हैं, डायरेक्शन सही करना है, और बस भैया सर टेस्ट और रिवीजन करते चलना है। रिवीजन एंड टेस्ट, मेरी तरफ से यही 3 चीजें बार बार आपको सर इंक्रीज करनी है, रिवीजन टेस्ट इंक्रीज करना है। बस ये 3 चीजें आप अगले 60 दिनों तक फॉलो करो। एफर्ट्स बढ़ाने हैं तो एफर्ट्स के लिए क्लास क्वेश्चन, डीपी क्वेश्चन, नीट एनसीईआरटी रीडिंग और नीट पीवाईक्यूज, 60 डेज बेटा सच बता रहा हूं मोर देन सफिशिएंट होते हैं। रीजन कि बहुत बार आप देखोगे ना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी देखो तुम खुद को नहीं पहचान पाते हो, किसी दिन क्या होता है, सडनली किस दिन एकदम जबरदस्त पढ़ाई हो जाती है। बेटा अगर वही जबरदस्त पढ़ाई हर दिन होने लगी ना, समझ जाओ कि तुम सफलता के पास पहुंच रहे हो। आप क्या करते हो, आप बहुत सारे टाइम पर ना आधे दिन, मतलब एक दिन अच्छे पढ़ते हो अगले दिन खराब करते हो, एक दिन अच्छा पढ़ते हो एक दिन खराब करते हो। बेटा वो सब नहीं करना है। सच बता रहा हूं, साल बदला है लेकिन यही साल है जो मेहनत करके अगले साल क्या, अगली जिंदगी बदल देनी है भाई।
ये साल तुम्हारा डिसाइड करेगा, 2026 विल डिसाइड योर फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट 60 ईयर्स। अगर आप एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, एक बार नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो बेटा समझ जाओ अगले 60 साल तक डॉक्टर ही, मतलब जब तक जिंदा हो डॉक्टर ही। सोचो, एक साल डिसाइड करेगा नेक्स्ट 60 ईयर्स की लाइफ। तो भैया अच्छे से इस साल को बनाते हैं ना यार, इस साल को अच्छा सा मेहनत करते जितना हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा बेटा, एफर्ट्स बढ़ाइए, डायरेक्शन सही कीजिए और प्रिवीजन और प्रैक्टिस बढ़ाइए। बस यही 3 चीजें करनी है। और अपने टीचर्स की बात मानिए, चुपचाप स्टार्ट कर लीजिए, फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए जितना हो सकता है, बट कोशिश हार नहीं माननी है। सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। 11th बहुत सारे लोग साथ बर्बाद होता है, तो तुम अकेले नहीं हो। दूसरी बात, अभी भी पॉसिबल है, यस अभी भी पॉसिबल है। एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है तो बेटा अभी भी टाइम है, जुड़ जाओ, चुपचाप लग जाओ और पूरा का पूरा 11th अपने कॉन्फिडेंस से मजबूत बनाओ। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप चीज़ों को डिसिप्लिन वाइज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद से मैं ये बात बोलना चाहता था कि आप लोग फटाफट फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करें, फिर इनऑर्गेनिक का, फिर ऑर्गेनिक का, साथ साथ करते रहें। और आप सबसे मिलते हैं हम लोग बैच में प्लान के साथ और भी ज़्यादा डिटेल्ड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कोशिश करिएगा भाई साहब कमबैक जबरदस्त होना चाहिए, सो दैट कि रिजल्ट भी जबरदस्त हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे बैच के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए।